नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लगभग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के एग्जाम पूरे हो चुके हैं और जिनकी जीके में 40% से ऊपर बन रही है, यार 41% बन रही है, तो लगभग लगभग वो समझिएगा उनका जो सिलेक्शन है वो पूरा है। और जो रहा मेन सब्जेक्ट में भी 40% पास होने के लिए चाहिए। और मेन सब्जेक्ट में लगभग लगभग सभी का ठीक ठाक पेपर गया होगा, मैं समझता हूँ जहाँ तक। तो मेन जो मुद्दा है वो है जीके वाला पेपर। जिन लोगों की जीके में 40% बन रही है, वो आपको ये समझें कि हमारा सिलेक्शन लगभग लगभग 90% आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और जिनकी 40% नहीं बन रही है, वो ज़्यादा देर ना करें, इंतज़ार ना करें, अब आगे की तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि आगे आने वाली जो रीट शिक्षक भर्ती है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उनकी तैयारी में जुट जाएँ। और सेकंड ग्रेड की भी आने वाली हैं, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली भी हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए इसी चैनल पर अब आगे की क्लासों को शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत शिक्षण विधियाँ। क्योंकि हमने संस्कृत की लगभग लगभग जो व्याकरण है, वो हमने पिछली क्लासों में पूरी करा दी है। जिन भी छात्रों ने संस्कृत व्याकरण की क्लासों को नहीं देखा है, वो उन क्लासों को देख सकते हैं और वहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। जो मेन जो मुख्य निचोड़ है, वो हमने उन सारी क्लासों में दे दिया है। और अब हम आगे पढ़ाते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। और संस्कृत शिक्षण विधियों को भी हम बिल्कुल प्योर एवं मुख्य बातें करेंगे यहाँ पर, जो एग्जाम में आने वाली हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। देखिए, संस्कृत शिक्षण विधियों में सबसे पहले हम चलते हैं संस्कृत शब्द पर, कि जो जो शिक्षण है, शिक्षण पर चलते हैं पहले कि शिक्षण जो है, शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है वो शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। शिक्षण में जब हम शिक्ष धातु और उसके साथ में लुट प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? लुट प्रत्यय लगाते हैं। तो शिक्ष धातु और लुट प्रत्यय का पता ये क्या शेष रहता है? लुट प्रत्यय का सिर्फ अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अन शेष रहता है। और जब लुट प्रत्यय का अन शेष रहेगा तो उसमें शिक्ष धातु के साथ में लुट प्रत्यय लगाने पर जो अन शेष रहेगा उसको अन को लगा देंगे और फिर क्या बनेगा हमारा शब्द? शिक्षण। क्या बनेगा? शिक्षण। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि जो शिक्षण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यदि एग्जाम में आ जाता है कि शिक्षण में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लुट प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि लुट प्रत्यय का अनुशेष रहता है, आपको याद रखना है। और इस शिक्षण का फिर अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। शिक्षण का क्या अर्थ होता है? सीखना एवं सिखाना। तो ये तो था शिक्षण। शिक्षण जो शब्द है वो शिक्ष धातु प्लस लुट प्रत्यय से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? सीखना एवं सिखाना। देखो, एडम्स ने शिक्षण की परिभाषा को देते हुए इसको दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। एडम्स जो कि एडम्स ने शिक्षण को कितनी प्रक्रिया बताया है? दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। एडम्स कहते हैं कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो दो ध्रुवों को आधार लेकर के होती है। एक शिक्षण की प्रक्रिया में एक तो होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी। अर्थात जो सीखना और सिखाना, यानी जो शिक्षक होता है वो तो सिखाता है और शिक्षार्थी जो सीखता है। इस शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में जो होने वाली अंतःक्रिया है वह क्या है? वह शिक्षण है। ये इस बात को कौन कहता है? एडम्स कहते हैं। तो एडम्स ने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए किस विद्वान ने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी का जिक्र किया है? तो वो बताना है आपको एडम्स। कौन है? एडम्स है। अगला विद्वान है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उस शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है।
किसने बताया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। जॉन डीवी ने ये कहा है कि नहीं भाई नहीं, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के साथ-साथ और क्या होता है, उनके मध्य में पाठ्यक्रम भी होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम भी होता है। तो पाठ्यक्रम की बात किसने की है? जॉन डीवी ने। तो इस प्रकार से जॉन डीवी ने शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। इसमें एक तो होता है शिक्षक और फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम और उसके बाद में क्या होता है? शिक्षार्थी। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है, जिसमें एक होता है शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला या शिक्षण कराने वाला। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम होता है जहाँ से हम क्या है कि जो शिक्षार्थी है जिससे शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो पाठ्यक्रम होता है। तो जॉन डीवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को कितनी कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है? उसने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो 3 ध्रुवीय प्रक्रियाओं को आधार मान करके क्या होता है, इसमें प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो उसमें होता है शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। अगला विद्वान है हॉर्न। हॉर्न ने हॉर्न ने शिक्षण की प्रक्रिया को चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। क्या बताया है? चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। उसने कहा है हॉर्न ने कि नहीं भाई, जो शिक्षक होता है और पाठ्यक्रम होता है, शिक्षार्थी के साथ-साथ क्या होना चाहिए? उचित वातावरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित वातावरण भी होना चाहिए, तभी जो है शिक्षण की प्रक्रिया सही तरीके से कंप्लीट होती है। तो हॉर्न ने शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। किसने कहा है? चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। और चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया में कौन-कौन आते हैं? आपका शिक्षक आएगा, पाठ्यक्रम आता है और फिर शिक्षार्थी आता है, उसके बाद में उसका वातावरण आता है। और जो कच्चा कक्ष होता है वो क्या होता है? वातावरण होता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में वातावरण की भी उतनी ही भूमिका होती है जितना शिक्षक एवं पाठ्यक्रम एवं शिक्षार्थी की होती है। तो ये बात किसने कही है? हॉर्न ने कही है। हॉर्न ने शिक्षण को चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। अब शिक्षण के तत्व देखते हैं कि शिक्षण के तत्व कौन-कौन से हैं, चर कौन-कौन से हैं। यहाँ से भी आपके अनेक बार क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। तो शिक्षण के तत्व देखते हैं, शिक्षण के चर कौन-कौन से होते हैं। तो शिक्षण के जो चर हैं, वो मुख्य रूप से उनको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है शिक्षक, जो कि शिक्षक को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं। शिक्षक को क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर कहेंगे। उसको नियोजनकर्ता कहेंगे, अर्थात जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसका नियोजनकर्ता कौन होता है? स्वतंत्र चर होता है। आपसे क्वेश्चन में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियोजनकर्ता होता है, बताइए कौन होता है? स्वतंत्र चर होता है। और स्वतंत्र चर किसको कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं। और अगला चर है, दूसरा चर है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन होता है? जो शिक्षा ग्रहण करता है। वह शिक्षार्थी को हम क्या कहते हैं? आश्रित चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित चर भी कहा जाता है। और इस आश्रित चर को यानी शिक्षार्थी के लिए उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। शिक्षण का तीसरा चर है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को शिक्षण का तीसरा चर कहा है और इसको हम मध्यस्थ चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यस्थ चर भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है हस्तक्षेपी चर। क्या है? हस्तक्षेपी चर भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से भी अनेक बार क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि जो शिक्षण के चर हैं, शिक्षण के जो तत्व हैं, वो कौन-कौन से हैं? 3 हैं। पहला है शिक्षक, जिसको स्वतंत्र चर कहा जाता है। दूसरा है शिक्षार्थी, जिसको आश्रित चर कहा जाता है। तीसरा है पाठ्यक्रम, जिसको मध्यस्थ चर या हस्तक्षेपी चर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से हस्तक्षेपी चर कौन-सा है? तो हस्तक्षेपी चरों में आपके ऑप्शन में आ जाएँगे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। लेकिन अब तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, तो आप बता देंगे कि हस्तक्षेपी जो चर है, वो पाठ्यक्रम है। लेकिन हस्तक्षेपी चर जब क्वेश्चन में आएगा एग्जामिनर हॉल में, तो आपका दिमाग में क्या सोचेगा कि शिक्षक है, अर्थात शिक्षक क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। जबकि शिक्षक यदि टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा।
जो हस्तक्षेपी चर होता है वो कौन सा होता है, पाठ्यक्रम होता है, यानी मध्यस्थ चर आपका हस्तक्षेपी चर होता है। तो ये थी संस्कृत शिक्षण के बारे में सामान्य सी जानकारी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।